नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर रूल 14A। जी हां दोस्तों, इस रूल को समझना है और इसके पीछे का पूरा मकसद समझना है डिटेल में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। गवर्नमेंट ने रिस्क लिया है और रिस्क किस बेस पर लिया है उस चीज को भी हम आगे समझने वाले हैं। और गवर्नमेंट ने यह स्कीम लाया क्यों, इसका सीधा सीधा सा मतलब कि इस रूल की वजह से ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस वाले पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल आसान है और बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगा। देखो, नॉर्मल तरीके से जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर आपका वेरीफाई करता है, कुछ क्वेरी भेजता है, एससीएन भेजता है, जरूरत पड़े तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। तो वहां एक लंबा समय, लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन इस रूल के अंदर कोई प्रॉपर ऑफिसर आपका वेरिफिकेशन करने वाला नहीं है। जीएसटी पोर्टल ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो इससे क्या है, प्रोसेस आसान हो गई है। लेकिन इस चीज को समझना है कि क्या रूल 14A के अंदर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, इंटर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इससे बाहर जाना होगा तो वहां दिक्कत होगी। दोनों चीज को हम समझने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फटाफट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हमें आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको बाहर जाना होगा, विड्रॉ करना होगा, तो उस कंडीशन को बिल्कुल केयरफुली समझना चाहिए। दोस्तों, आइए समझते हैं कि जो ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 14A है, यह कब से इफेक्टिव हो गया है। 1 नवंबर 2025 से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब कौन कौन से पर्सन इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इस चीज को समझना। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने रिस्क क्या लिया है। अगर आपकी B2B सप्लाई, मतलब आप जिसको माल सेल कर रहे हो वह सामने वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप माल बेच रहे हो, और B2B सप्लाई की जो आपकी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी होगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस को मिलाकर टोटल पर मंथ 2,50,000 तक है या इससे कम है, तो आप इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब यहां पर देखिए, B2B सप्लाई की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कितना, 2.5 लाख तक। मतलब कि आपको अगर इस रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है तो बहुत ज्यादा आप पर मंथ 2.5 लाख तक की आईटीसी का पास ऑन कर पाएंगे। तो अगर एक पर्सन पर मंथ 2.5 लाख की आईटीसी पास ऑन कर रहा है तो पूरे साल में कितने का कर सकता है, 30 लाख। तो गवर्नमेंट ने यहां रिस्क लिया। अगर मान लीजिए इस स्कीम के अंदर किसी ने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया और कुछ बोगस बिलिंग या आईटीसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो कितना कर लेगा, एक साल में 30 लाख। इसीलिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट रख दिया है कि भैया पर मंथ B2B की सप्लाई आपकी 2.5 लाख तक, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख तक या उससे कम हो, तब आप इस पे ले पाओगे। अगर आपकी B2B सप्लाई की जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप इस स्कीम के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन लिए हो तो नहीं कर पाओगे, फिर आपको इसे विड्रॉ करना होगा। और देखो, B2C सप्लाई के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी B2B की सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, आपका ज्यादा सप्लाई सिर्फ B2C, मतलब आप जितना माल, गुड्स या सर्विस सेल करोगे सब अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल करोगे, तो आप इस स्कीम के अंदर बिल्कुल रह सकते हो। क्यों? क्योंकि B2C सप्लाई आप अगर करते हो तो कोई आईटीसी पास ऑन नहीं होगा। यहां पर गवर्नमेंट को कोई रिस्क नहीं है। B2C सप्लाई के लिए नो लिमिट, लेकिन B2B सप्लाई के लिए आपकी आउटपुट लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। और आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है इसमें। और ये भी समझ लीजिए कि इस स्कीम के अंदर एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते। मतलब जैसे मान लीजिए आपका गुजरात स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो गुजरात स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन आप इस स्कीम के अंदर ले सकते हैं। मल्टीपल
रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर दूसरे स्टेट में आप लेना चाहते हो तो दूसरे स्टेट में आप ले सकते हो। मतलब कि एक स्टेट में आपको मिल गया B2B सप्लाई की आउटपुट लायबिलिटी 2.5 लाख तक का है तो एक स्टेट में ले लीजिए, और दूसरे स्टेट में भी आप ले सकते हो, मतलब स्टेट वाइज है। ओके, लेकिन एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। बाकी जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो इसमें ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। कोई प्रॉपर ऑफिसर का रोल इसमें नहीं होगा। कहा जा रहा है कि 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इसमें, लेकिन इससे जल्दी मिल जा रहा है। किसी को 30 मिनट के अंदर मिल जा रहा है, किसी को 1 घंटे के अंदर मिल जा रहा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो रिस्क लिया और ऐसा स्कीम लाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, और बिल्कुल होंगे। बहुत ज्यादा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी होगा बिल्कुल, क्योंकि दिक्कत तो है नहीं, आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा लोग लेंगे तो 100% है। लेकिन अब मान लीजिए इस स्कीम से विड्रा करना है, इस स्कीम से बाहर जाना है, तो अब देखो यहां पर अब क्या होगा, इस चीज को समझना। जिस डेट को आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, जो इफेक्टिव डेट है उस डेट से लेकर, और जिस डेट को आप विड्रा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उस डेट तक, उस पीरियड की जो जितनी जीएसटी रिटर्न्स हैं आपकी पूरी की पूरी फाइल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप जीएसटी फॉर्म REG 32 फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे इस स्कीम से विड्रा करने के लिए। और यहां पर यह भी बता दूं, जब आप इस स्कीम से विड्रा करेंगे आपका जीएसटी नंबर चेंज नहीं होगा, जीएसटी नंबर आपका वही रहेगा, लेकिन जो आप 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन लिए थे आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रा करने के लिए एप्लीकेशन देते हो, मतलब आप अभी इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिए और 1 अप्रैल 2026 से पहले आप विड्रा करना चाहते हो, मतलब 1 अप्रैल 2026 से पहले आपने इसमें इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन भी लिया है, तो आपको कम से कम 3 महीने इस स्कीम में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस मंथ हमने इस स्कीम में ले लिया रजिस्ट्रेशन और मुझे लगता है नहीं अब तो मेरी B2B सप्लाई की जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है वह 2.5 लाख से ज्यादा जा रही है, तो मैं क्या करता हूं, इस स्कीम से बाहर हो जाता हूं, नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता हूं। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आपको 3 महीने तो इसी स्कीम के अंदर रहना ही रहना है अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रा करना चाहते हो। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब आपने इस स्कीम को रजिस्ट्रेशन लिया 1 अप्रैल 2026 के बाद, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, इस स्कीम से बाहर जाना चाहते हो, तो आपको 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इसमें। मतलब अगर आप मंथली स्कीम वाले हो, मंथली रिटर्न फाइल करने वाले हो, तो 1 महीने आपको इसमें रहना ही है, 1 महीने का आपको इसके अंदर रिटर्न फाइल करना ही है। अगर आप क्वार्टरली वाले हो तो 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न आपको इसमें फाइल करनी पड़ेगी अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रा करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया विड्रा करने के लिए, और यह भी ध्यान रखना आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29 में। क्या है 29 में, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का कोई प्रोसीडिंग आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए पोर्टल पर पेंडिंग। अब आपने विड्रा के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, उसके बाद फिर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे, फिर प्रॉपर ऑफिसर का रोल आ जाएगा, फिर आपके एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, फिर आपकी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में जाओगे, तो जैसे नॉर्मल प्रोसेस की, जब नॉर्मल प्रोसेस से हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते थे, जो पूरी प्रोसेस होती है उस तरीके से फिर होगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर पूरा आपका वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत हुई फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ होगा जब आप इस स्कीम से विड्रा करेंगे। तो इंटर करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जब विड्रा करोगे तो बहुत सी कंडीशन आपके सामने आ रही है, इस चीज को आपको बिल्कुल समझना।
और इस स्कीम से और कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप जिस तरीके से जीएसटी R1, जीएसटी R3B फाइल किया जाता है, सब कुछ उसी तरीके से फाइल होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यहाँ चीजें आसान कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।